था। उसकी पीलू घर का काम करती थी, लेकिन गैस का दाम ज्यादा होने के कारण ऑटो वालों को फायदे नहीं हो रहा था। लेकिन बबलू एक्स्ट्रा टाइम करके पैसा कमा लेता था। ये बात कालू ऑटो वाले को पसंद नहीं थी। वो सवारी से ज्यादा पैसे लेता था। पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आप भी ओवर टाइम करने की जगह ज्यादा पैसे क्यों नहीं लेते? ज्यादा पैसे कैसे ले लूं पीलू, बहुत से लोग गरीब होते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ, अपना काम बन जाता है। लेकिन समय रहते आप समझ जाइए, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत तो पड़ने वाली है ना। अपने बच्चे होंगे तो उनके स्कूल की फीस, हमारा घर का खर्च। बात तो तुम सही कह रही हो पीलू, मुझे कोई रास्ता देखना होगा, मेरी ईमानदारी भी रहे और मुनाफा भी हो। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और बबलू के पास और ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं। उसके ओवर टाइम खत्म हो जाता है और उसकी ईमानदारी से पैसे लेने के कारण उसे ज्यादा ग्राहक मिलते हैं और मुनाफा भी होने लगता है। लेकिन कालू इससे बहुत गुस्से में आ जाता है। इसको मजा चखाना ही होगा, बहुत ईमानदार बन रहा है ना। ऐसे सोचकर उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और ऑटो पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? बैंक से लिए हुए कर्ज भी चुकाना है। सोचा था कि ईमानदारी से काम करूंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। पीलू और बबलू अब मजदूरी का काम करने लगे और घर के लिए पैसे कमाने लगे। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। बबलू बहुत उदास हो जाता है। ये देखकर एक दिन हरिया उसे अपने गैराज में बुलाता है। काम खत्म होने के बाद बबलू और पीलू हरिया के पास जाते हैं। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता बबलू। मेरे पास 2 पुराने ऑटो पड़े हैं, लेकिन इनमें से एक में ही इंजन है। तुम चाहे तो ले लो। तुम बहुत नेक दिल के हो हरिया, लेकिन मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मैं इतने पैसे कमा पाऊंगा जिससे कर्जा उतर जाए। डबल मेहनत क्यों करना है जी, डबल ऑटो बना लो। हरिया भाई, आपके ये दोनों पुराने ऑटो अगर जोड़ लेंगे तो ये डबल ऑटो बन जाएगा और इसमें डबल सवारी आ सकेगी, मतलब एक ही बार में डबल मुनाफा। फिर पीलू के उस आइडिया से हरिया और बबलू डबल ऑटो बना देते हैं और बबलू ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगता है। ये देखकर कालू की सिर चकरा जाता है। बबलू के डबल ऑटो में बहुत सी सवारी बैठ जाते थे। पीलू, तुम्हारे कारण हम मुसीबत से बाहर आ गए हैं। नहीं जी, ये तो आपकी मेहनत का नतीजा है। हे भगवान, इस बबलू की ईमानदारी और लगन के आगे मेरी नहीं चलेगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से बबलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस तरह से वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का कच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी, छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू, ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन ले
मिलेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है, तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो। इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है? दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ाता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। कभी नहीं, इस झूठ के कारण हम दोनों परेशान हो गए हैं। हम आपसे वादा करते हैं आपसे फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। रामपुर नाम के गांव में दो भाई बहन अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। चिंटू और पिंकी को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो बहाने बनाकर स्कूल जाने से बचा करते थे। पिंकी, मेरा होमवर्क नहीं हुआ है और कल मुझे स्कूल भी नहीं जाना, बताना क्या करें? चिंटू, होमवर्क तो मैंने भी नहीं किया। ऐसा करते हैं, तबीयत खराब होने का बहाना बना लेते हैं। ऐसा करेंगे तो मम्मी हमें स्कूल नहीं भेजेगी। दोनों आज रात ही तय कर लेते हैं कि कल वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाएंगे। अगले दिन उनकी मम्मी के पास आती है। अरे बच्चों, स्कूल नहीं जाना क्या? चलो उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। तुम चिंटू, तुम तो जाओ। मम्मी, मेरे पेट में भी दर्द है। ऐसा क्या खा लिया तुम लोगों ने जो इतना दर्द हो रहा है? ये तुम बहाना तो नहीं बना रहे? सच सच बताओ। नहीं मम्मी, सच बोल रहे हैं। तभी चिंटू के पापा अंदर आते हैं। सोनो, अरे भाग्यवान, जब उनकी तबीयत सही नहीं है तो रहने दो ना, क्यों जिद कर रही हो? बच्चों, लो तुम ये दवाई खा लो, तुम्हारे पेट दर्द को आराम मिलेगा। बच्चे सोने की दी हुई वो पेट दर्द की दवाई खा लेते हैं, पर कुछ घंटों बाद दोनों को तेज दर्द होने लगता है। चिंटू, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ तो करो ना, सहन नहीं हो रहा है। दर्द तो मुझे भी बहुत है, रुक मैं कुछ करता हूँ। चिंटू अपने पापा के कमरे में जाता है, कुछ दवाई देखने लगता है। तभी उसे एक पीली रंग की दवाई दिखाई देती है। वो उसे छुपाकर अपने साथ ले आता है और पिंकी को देता है और खुद भी एक गोली खा लेता है। पिंकी, मैंने पापा के मुंह से एक बार सुना था कि जब ज्यादा पेट दर्द हो जाए तो ये गोली सब ठीक कर देती है, तो देखना हम कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। हाँ भाई, सच में मेरा बहुत दर्द हो रहा है भाई, सहन नहीं हो रहा है, कुछ करो, पता नहीं क्या खा लिया है। ऐसे ही 5 घंटे और बीत जाते हैं, पर उन दोनों का दर्द कम होने की बजाय और बढ़ जाता है और दोनों दर्द से रोने लगते हैं। भाई, बहुत दर्द हो रहा है। पिंकी, उस दवाई से कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा दर्द और बढ़ गए हैं। मुझे भी नहीं पता भाई, आप कुछ करो ना, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। पिंकी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमने दवाई खाकर गलती तो नहीं कर दी। तभी उनकी माँ उनके सामने आती है। गलती तो करी है तुमने, चलो अब सच सच बताओ, क्या छिपा रहे हो तुम दोनों? नहीं तो मुझे और तरीके भी आते हैं पता करने के, तुम अपनी माँ को सब सच सच बता दो। दोनों अपनी माँ को सब सच सच बता देते हैं। बच्चों, बिना दर्द के दवाई खाओगे तो यही होगा ना, झूठ बोलने की सजा है तुम्हारी। अब बताओ, आगे से कभी झूठ बोलोगे? नहीं,
मम्मी नहीं, कभी नहीं। इस झूठ के कारण हम दोनों परेशान हो गए हैं। हम आपसे वादा करते हैं आपसे फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, पर प्लीज ये दर्द सही करवा दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें दवाई देंगे जिसे खाकर तुम ठीक हो जाओगे। रुको, अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। चुनमुन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उन दोनों को देखकर उन्हें कुछ दवाई देते हैं जिसे खाकर वो दोनों एकदम ठीक हो जाते हैं। पर आज उन्हें ये सीख भी मिल जाती है कि झूठ बोलने से क्या क्या हो सकता है, और वो आगे से कभी ना झूठ बोलने की कसम खाते हैं। महाबलीपुर गांव के जंगल में सुंदरी कवि समोसे बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और काफी पैसा बचाकर छोटे घोंसले से एक बड़ा घोंसला खरीद ली। उस दिन से उसको बहुत घमंड हो गया। एक दिन उसकी दुकान में एक ग्राहक आया। दीदी मुझे 2 समोसे दो और हिसाब खाते में लिख लो। कैसा हिसाब? आज से उधार बंद। और हाँ, अब से समोसे 20 रुपए प्लेट नहीं मिलेंगे बल्कि 40 रुपए प्लेट मिलेंगे, समझे कि नहीं? अरे सुंदरी दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो आपको रेगुलर ग्राहक हूँ, आपको हर 15 दिन में पैसे दे देता हूँ। हाँ, मेरी ही गलती थी जो मैं तुम जैसे गरीब लोगों को सस्ते दामों में समोसे बेचा करती थी। अब दीदी दीदी करना बंद करो और पैसे रखो। इस तरह से सुंदरी बहुत घमंडी हो चुकी थी और वो गरीब ग्राहकों से पहले पैसे रखवाती, बाद में समोसे देती थी। जंगल के पक्षियों के पास और कोई समोसे की दुकान नहीं थी जिसका सुंदरी फायदा उठा रही थी। फिर कुछ महीनों के बाद उसकी दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना समोसे का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर सुंदरी उसे झगड़ा करने के लिए चली जाती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने समोसे क्यों बेच रही हो? कहीं और जाकर बेचो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सुंदरी दीदी, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो एक गरीब चिड़िया हूँ, तुम्हारे अनुभव के सामने मेरी क्या औकात? वैसे भी मेरे ठेले के कारण तुम्हें ही ज्यादा फायदा होगा। तुम्हारी ज्यादा बड़ी दुकान है, मेरा छोटा सा ठेला है। पीलू की बातें सुनकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि सुंदरी बहुत घमंड से। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगी क्योंकि वो समोसों को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली। इसकी दुकान से ग्राहक खींचने होंगे। मैं अपना दाम कम नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने समोसे बड़े कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बड़े समोसे बनाऊंगी तो मुझे ज्यादा तेल लगेगा और मुझे फायदा भी नहीं होगा। ऐसा करती हूँ कि समोसे में मिलावटी इंजेक्शन लगाकर उनका साइज बड़ा कर देती हूँ। ऐसे सुंदरी मन में सोचती है। फिर ऐसा सोचकर सुंदरी अपने घर में समोसों में इंजेक्शन लगाकर उन्हें बड़ा कर देती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो समोसे ले लो, जंबो समोसे, इतने बड़े समोसे कभी नहीं देखे होंगे। ऐसे अपनी दुकान में बैठ के चिल्लाती रहती है। जंगल के पक्षी सुंदरी की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और समोसों का साइज देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनटों में सुंदरी की जंबो समोसे बिक जाते हैं। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। लेकिन तभी वहाँ समोसे खाने वाले उल्टियाँ करने लगे। सुंदरी घबरा जाती है। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। सुंदरी, तुमने इन समोसों में क्या मिलाया है जिससे सबकी तबीयत खराब हो गई? इसके पहले सुंदरी कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। सुंदरी, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो समोसों का, लेकिन समोसे के नाम पर ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद समोसे खिलाती है। तुम्हारी समोसों का जंबो साइज देखकर हम लालच में आ गए और उन्हें खाकर हमारी हालत ऐसी हो गई है जैसे कई महीनों से हम बीमार हैं। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी सुंदरी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट समोसे बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसको बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की समोसे की दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगे।
चिंकू और रिंकी नाम के दो प्यारे से खरगोश बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। जहाँ चिंकू एक शांत बच्चा था, वहीं रिंकी बहुत ज्यादा बोलती थी। रिंकी की बहुत ज्यादा बोलने की आदत उसे सभी से दूर कर देती थी, मगर फिर भी वह लगातार बोलती ही रहती थी, बिना बात के बोलती रहती थी। उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया, मगर फिर भी वह नहीं समझती थी। एक दिन, बेटा चिंकू और बेटी रिंकू आओ, चलो खाना खा लो, बहुत मस्ती हो गई। अब चलो, कल सुबह स्कूल भी जाना है ना, जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, वरना सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे। चिंकू और रिंकी खरगोश खाने के लिए आते हैं। वह खाना खाने लगते हैं तो चिंकू अपनी मम्मी से कहता है, अरे वाह मम्मी, क्या बात है, आज तो आपने पापा के मनपसंद का खाना बनाया है। आज तो पापा खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और मम्मी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। क्या चिंकू, क्या कह रहे हो? ऐसा भला क्या अच्छा लगेगा पापा को? पापा से पूछ लेते ना कि उन्हें क्या खाना है। अगर उनका मन कुछ और खाने का हुआ तो फिर तो तुम्हारा सारा खाना बर्बाद चला जाएगा ना मम्मी। इसलिए आपको पहले ही पापा से पूछ लेना चाहिए था कि उनको क्या खाने का मन है। और मम्मी, मुझे तो ये सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं पापा कैसे खा लेंगे। तभी सोनू हाथी भी काम से आ जाता है और हाथ मुंह धुलकर खाना खाने बैठता है। अरे ईशु, आज तो तुमने मेरी पसंद का खाना बनाया है। तुमने तो आज मुझे सच में बहुत ही अच्छा सरप्राइज दे दिया। यह सुनकर ईशु लोमड़ी खुश हो जाती है। सभी खाना खा लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन जब चिंकी रिंकी दोनों स्कूल से आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही घर पर दिल्ली वाली बुआ मोनी हिरण आती है और वह बच्चों के लिए तोहफा भी लाती है। चिंकी, रिंकू, कैसे हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। चिंकू तुम्हारे लिए रिमोट वाली गाड़ी और रिंकी तुम्हारे लिए एक प्यारी सी गुड़िया। देखो। थैंक यू बुआ जी, आप बहुत अच्छी हो। मगर रिंकी को तो बोलने की आदत थी, वो चुप कैसे रह सकती थी। अरे बुआ जी, आप ये कैसा तोहफा ले आई? मेरे पास तो पहले से ही गुड़िया थी। अगर आपको मेरे लिए कोई गिफ्ट लाना था तो मुझसे पूछ लेती ना, या मुझे साथ ले चलती, मैं अपनी पसंद से कोई गिफ्ट ले लेती। अब ये गुड़िया तो बेकार ही जाएगी, मैं इसका क्या करूँगी? मोनी हिरण बुआ थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है, ठीक है रिंकी, अब से मैं जब भी तोहफा लाऊंगी तो तुम्हें अपने साथ ही ले चलूंगी। क्यों, अब ठीक है ना? हाँ बुआ जी, तो चले फिर। कहाँ? मेरा गिफ्ट लेने। और कहाँ? अभी नहीं, अगली बार जब आऊंगी तब तुम्हें लेके चलूंगी। तभी वहाँ पर सोनू खरगोश आ जाता है और कहता है, अरे कहाँ जाने की बात हो रही है बुआ भतीजी की? पापा बुआ हमारे लिए गिफ्ट लाई। देखो ना, बुआ ने मुझे ये गुड़िया दी है। ये मेरे पास पहले से थी। मैंने बुआ से कहा है कि अगली बार मेरे लिए कुछ लाएं तो मुझे अपने साथ लेके चले, मैं अपनी पसंद का गिफ्ट ले लूँगी। यह सुनकर सोनू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी ईशु दोनों बच्चों को अंदर भेज देती है। सोनू अपनी बहन मोनी से बहुत बातें करता है। बहुत देर के बाद मोनी हिरण सोने जाती है तो रिंकी कहती है, अरे बुआ जी, आप अभी से सो रहे हो? मैं तो बहुत देर से सोती हूँ। मोनी हिरण कुछ देर बाद खाना खाने जाती है। बुआ, आप अभी खाना खा रहे हो? मैं तो कब का खा चुकी हूँ। बुआ, आप अब सोकर उठी हो? कब की सोकर उठ चुकी हूँ। रिंकी खरगोशनी की वजह से मोनी हिरण बुआ को बहुत गुस्सा आने लगता है, इसलिए वह वापिस अपने घर जाने लगती है। तो चिंकू और रिंकी बुआ से कहते हैं, बुआ अगली बार आप मेरे लिए समोसे लेकर आओगे ना? बुआ, मेरे लिए एक डॉल हाउस। हाँ चिंकू, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे समोसे लाऊंगी बेटा, तुम टेंशन मत लो। ऐसा कहकर बुआ चली जाती है। रिंकी यह देखकर उदास हो जाती है कि बुआ ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। बेटी रिंकी, तुम्हें ऐसे बेवजह नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी आदत किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। अगर तुम इसे नहीं सुधारोगी, सब लोग तुमसे कट जाएंगे। कोई भी तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगा, जैसे बुआ ने किया। रिंकी अब समझ जाती है और वह बहुत ज़्यादा बोलना अब कम कर देती है। तो इसीलिए तो हम सब आप कहते हैं कि ज़्यादा मत बोला करो बच्चे, माँ बाप जो कहते हैं उनकी सुना करो। एक गांव में मोना नाम की एक हथनी रहा करती थी। मोना हथनी का एक बेटा भी था जिसका नाम सोनू था। सोनू खरगोश अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। सोनू खरगोश के पापा की कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके कारण मोना हथनी को अब काम करना पड़ता था। उसने अपने घर में एक मेड भी रखी हुई थी जिसका नाम पीहू लोमड़ी था। पीहू लोमड़ी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और घर की सफाई भी बहुत अच्छे से करती थी। अरे पीहू, मैं जॉब पे जा रही हूँ, तुम सोनू का अच्छे से ध्यान रखना और उसे जो भी खाना उसे दे देना, ठीक है? और सारे कपड़े भी वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उन्हें भी धुल लेना। ध्यान से कर देना ये सारे काम, रात को आकर मैं देखूंगी। अले मोना दीदी, आप मेरे रहते किसी भी बात की फिक्र मत करा करो।
मैं सारे काम कर लूँगी, आप बस अपने काम पर ध्यान दो दीदी। जब तक मैं हूँ सोनू बाबा को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। मोना बेफिक्र होकर अपने जॉब पर चली जाती है। मोना के ऑफिस में अब कुछ काम चल रहा था, जिस वजह से उसके ऑफिस वालों ने उसे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा था। मोना हथनी पीहू लोमड़ी से कहती है, अरे पीहू जाकर पहले तो सोनू को उसके स्कूल से ले आ, उसके बाद यह काम कर लेना। जा जल्दी से, उसके बाद मैं तुझे और काम बता दूंगी। चल चल। पीहू लोमड़ी सोनू खरगोश को स्कूल से ले आती है। उसके बाद मोना हथनी पीहू लोमड़ी को और काम बता देती है। काम भी बहुत ज्यादा था, लेकिन पीहू लोमड़ी काम को जल्दी निपटा देती है। पीहू अब तू कपड़े धुल ले, इसके बाद खाना बना देना और बाजार से भी सब्जी ले आना। देख फ्रिज में एक सब्जी भी नहीं रखी है, अब कल क्या बनाएंगे। चल 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 जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। पीहू पूरा दिन काम करके अपने घर चली जाती है। मोना को काम जरा भी नहीं करना पड़ता था। एक दिन अचानक से पीहू लोमड़ी की तबीयत खराब हो जाती है। पीहू लोमड़ी मोना हथनी से कहती है, दीदी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ दीदी, कल जल्दी आकर काम खत्म कर लूंगी। ठीक है पीहू, तू घर जाकर आराम कर, कोई बात नहीं, जो काम पड़ा है कल आकर कर लेना। पीहू लोमड़ी घर चली जाती है। अगले दिन जब पीहू काम पर नहीं आती तो मोना हथनी को भी घर का सारा काम करना पड़ता है। उसकी अब इतना काम करने के बाद हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने इतना सारा काम कभी नहीं किया था। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं, पर पीहू अभी भी काम पर नहीं आती। अरे ये पीहू कहाँ रह गई, ऐसे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अगर वो काम पर नहीं आई तो सारा काम मुझे ही करना होगा। तभी दरवाजे से एक और लोमड़ी आती है, जिसका नाम सोनी होता है। वह अंदर आती है। अरे अरे तुम कौन हो और कैसे अंदर चली आ रही हो? मैडम पीहू, मेरा नाम सोनी है, मैं पीहू की बहन हूँ। उसकी तबीयत अभी खराब है, इसलिए उसने मुझे अपने बदले काम पर भेजा है। मोना ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और उसे सारे काम बता देती है। सोनी तुम पहले खाना बना दो मुझे, और सोनू को बहुत तेज भूख लग रही है, चलो चलो जल्दी बनाओ। ठीक है मैडम। सोनी लोमड़ी खाना बनाती है। जब दोनों खाना खाते हैं तो वह खाने में बहुत ही अच्छा होता है। मम्मी सोनी दीदी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ बेटा, ये तो पीहू से भी अच्छा खाना बनाती है। अरे मैडम, हम दोनों बहनों का खाना बनाना हमारी मम्मी ने ही हमें सिखाया था। एक दिन सोनू के ऊपर एक चूहा भागते हुए जाता है। मम्मी मम्मी चूहा देखो, यहाँ से भागा है। हम मगर ये आया कहाँ से? मम्मी इसे पकड़ो ना, वरना ये मुझे परेशान करेगा। मम्मी पकड़ो ना जल्दी से। ठीक है सोनू, मैं कुछ करती हूँ। मोना हथनी चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी लाती है और स्प्रे भी लाती है, जिससे चूहा बेहोश हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चूहा उनकी पकड़ में नहीं आता है। मम्मी आपका प्लान तो खराब हो गया, अब मैं ही कुछ करता हूँ। सोनू एक जाल बनाता है, जिसके अंदर सोनी के हाथ का बना हलवा रख देता है। चूहा जब उसे खाने के लिए आता है तो वो उसके अंदर बंद हो जाता है और सोनू उसे पकड़ लेता है। अरे वाह सोनू, तुमने तो इसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया, ऐसे कैसे? मम्मी ये चूहा सोनी दीदी के हाथ का बना हलवा खाने के लिए आया था, इसे भी दीदी के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ, आखिर सोनी खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। चलो अब इसे बाहर छोड़ाते हैं, वरना ये घर का नुकसान कर देगा। पहले इसने बहुत सारे कपड़े कुतर दिए हैं और सोनू खरगोश उसे दूर जगह पर जाकर छोड़कर आ जाता है और इस तरह उन्हें उस चूहे से निजात मिल जाती है। एक छोटे से गांव में मगरू बदमाश रहता था। वो दूसरे के बच्चों को अपहरण कर लेता था, लेकिन आज तक उसे किसी ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। तो किसी को ये नहीं पता था कि मगरू ही बच्चों की चोरी करता है। उसी गांव में पिग्गी और पिग्गा रहने के लिए आते हैं। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। पिग्गा कहता है, बच्चों हम काम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग घर को अंदर से बंद कर दो और जब हम आए तभी घर का दरवाजा खोलना। जी पापा। ऐसा कहकर वो और उसकी पत्नी चले जाते हैं और ये देखकर मगरू सोचता है, वाह इतने सुंदर बच्चे, इन्हें चुराने में मजा आएगा। और मगरू उनके घर जाता है और दरवाजे पर खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। एक बच्चा ऊपर खिड़की से उसे देख लेता है। अरे कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, मैं बहुत देर रुक नहीं सकता, अगली बार पूरी प्लानिंग के साथ आऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। जब पिग्गा और पिग्गी वापस आते हैं तो
पापा, मगरमच्छ अंकल दरवाजा खटखटा रहे थे, हमने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन कम से कम ये पूछ लेना कि आप कौन हैं, इससे पता चल जाएगा कि वो किस काम से आए थे। और अगले दिन भी दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को घर में छोड़कर उनसे घर को अंदर से बंद करने के लिए कहकर चले गए। दूर से मगरू ये देख रहा था और थोड़ी ही देर में वो उनके घर जाता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं दूध वाला हूँ, मैं दूध बेचता हूँ। लेकिन मम्मी पापा नहीं है, आप शाम में आना। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने ही भेजा है तुम्हें दूध देने के लिए, दरवाजा खोलो। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। सॉरी अंकल, हम दरवाजा नहीं खोल सकते, मम्मी पापा सिखाए हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने की चीज नहीं लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मगरू बहुत गुस्सा करता है, लेकिन दूर से पिग्गी और पिग्गा आते दिखते हैं तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर बच्चे पूरी बात अपने मम्मी पापा को बताते हैं। लगता है वो बच्चा चोर ही है, अब से हमें सावधान रहना होगा। इधर मगरू बहुत गुस्से में रहता है, उसे अब सावधान रहना होगा। मैं तो बच्चों को चुरा कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और अगले दिन मगरू पिग्गी और पिग्गा के जाने के बाद उनके घर जाता है और गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और वो तीनों बच्चों को उठाकर भागने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी ही दूर में पिग्गी और पिग्गा उसका इंस्पेक्टर सींगा गेंडे के साथ इंतजार कर रहे थे। वो रहा बच्चा चोर मगरू। अब इसकी खैर नहीं। और सींगा तुरंत मगरू के सामने आ जाता है और उसके कांस्टेबल्स उसको घेर लेते हैं। बच्चों को छोड़ दो मगरू, तुम रंगे हाथों बच्चा चोरी करते पकड़े गए हो। अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कल रात में इंस्पेक्टर सिंगा जी से मिलकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया था। और फिर मगरू से सिंघा बच्चों को छीन लेता है और मगरू की पिटाई हो जाती है और उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब कोई गलत काम करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो एक न एक दिन उसे अपने बुरे कामों का बुरा परिणाम भुगतना ही होता है। एक गांव में रिंकू खरगोश रहता था। तोता उसका बहुत अच्छा दोस्त था। रिंकू बहुत सीधा साधा था, वो किसी की बात में आ जाता था, लेकिन तोता हमेशा ख्याल रखता था कि उसके दोस्त के साथ कोई चालाकी नहीं करे, क्योंकि रिंकू के पीछे शेरा और भल्लू लगे रहते थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो लोग रिंकू का फायदा उठा ले। एक दिन रिंकू अकेला गाँव में घूम रहा था। रिंकू कैसे हो? मैं ठीक हूँ भल्लू जी। मैं ना जंगल की दूसरी तरफ जा रहा था, अब तुम दिख गए। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें ताजी ताजी गाजर दूंगा। अरे वाह, ताजी गाजर, वो तो खाने में बहुत मजा आएगा। चलो भल्लू भाई। और इस तरह से भल्लू की चाल में रिंकू फंस गया था। अब हर दिन भल्लू उसे मिलता था और उसको गाजर खिलाता था। एक दिन तोता दोनों को देख लेता है और रिंकू से आकर कहता है, रिंकू, भल्लू बहुत चालाक है, तुम उसकी बातों में मत आना। नहीं तोता, भल्लू विश्वास के लायक है, वो मुझे ताजा गाजर देता है, तुम चिंता मत करो, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन सावधान रहना। और ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और भल्लू वहाँ पर आ जाता है। रिंकू, क्या कर रहे हो? चलो आज तुम्हें मैं एक खेत में लेकर जाता हूँ, वहाँ पर बहुत सारी लाल लाल गाजर उगी है, आज तो तुम्हारी पार्टी हो जाएगी। ये सुनकर रिंकू लालच में आ जाता है और भल्लू के साथ गाजर के खेत में चला जाता है। रिंकू गाजर खाने लगता है, तभी उस खेत के किसान को पता चल जाता है और वो वहाँ पर एक जाल लेकर जाता है। भल्लू एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन रिंकू किसान के जाल में फंस जाता है। भल्लू भैया बचाओ,
बचाओ मुझे। लेकिन भल्लू उसे बचाने नहीं आता है। लेकिन रिंकू की चीख पुकार सुनकर तोता तेजी से तुरंत उस दिशा में उड़कर आ जाता है। अपने दोस्त को जाल में फंसा देखकर वो चौंक जाता है और बिना समय गवाए तोता जाल को काटने लगता है। किसान ये देख लेता है और अपनी लाठी निकालकर तोते की तरफ फेंक देता है, लेकिन तोता उड़कर बच जाता है और वो लाठी पेड़ के पीछे छुपे हुए भल्लू के सिर पर पड़ती है और भल्लू बेहोश हो जाता है। तोता जाल काटने में कामयाब हो जाता है और अपने दोस्त के साथ भाग जाता है। मुझे माफ कर दो तोता भाई, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना और एक धोखेबाज से अपने लालच में आकर दोस्ती कर ली। रिंकू तुम्हारी जान पर बनाई थी, इसलिए अच्छे लोगों के संगत होना बहुत जरूरी है। रिंकू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अब से कभी भी किसी बुरी संगत में नहीं पड़ता था। हमेशा संभल कर रहता था और दोस्ती करने में जल्दबाजी नहीं करता था।